हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि वो लोग एग्जाम में आंसर कैसे लिखें। तो आपको कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, फिर इजीली आपके आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है या 6 नंबर का या फिर मतलब 10-15 इस टाइप के नंबर का है। मतलब अगर आपके पास कोई टॉपिक है और उसके 4-5 पॉइंट ही हैं तो उसको आप 2 नंबर में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। उसको 10 नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और 6 नंबर या जो 4-6 नंबर का रहता है उसमें कैसे लिखेंगे। तो अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है तो सीधा सीधा 4 पॉइंट अगर आपको मालूम है तो सीधा चारों पॉइंट को डॉट देके लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें 1 2 3 4 करके नंबरिंग करके भी लिख लीजिए। और अगर आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई आंसर ऐसा है जिसके आपको 10-12 पॉइंट हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास एग्जाम में सिर्फ 4 लाइन दिया रहता है तो अब कैसे करें। तो आप क्या कीजिए, पूरा सेंटेंस लिखने की जगह सीधा आप एक पॉइंट लिख लीजिए, 2 फिर पॉइंट लिख लीजिए, फिर 3 फिर पॉइंट, ऐसे करके जो आपके 4 लाइन है वो सब में पॉइंट पॉइंट देके सारे जितने भी उस टॉपिक पे आपको पॉइंट्स मालूम है सबको लिख लीजिए। अगर आप 6 नंबर की बात कर रहे हैं या 4 नंबर की बात कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि जो भी पॉइंट का मेन हेडिंग है उसको लिख लीजिए और उसमें डैश कर उसको अंडरलाइन करें, डैश करके फिर उसका एक लाइन लिख दें। तो ऐसे करके अगर आपको 4-5 लाइन है, 4-5 पॉइंट मालूम है तो उस टाइप से सब पॉइंट को लिखिए और उसको डैश करके उसका आंसर को लिख दीजिए। या फिर कोई ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको कोई पॉइंट नहीं मालूम है लेकिन आपको थ्योरी टाइप चीज़ें मालूम है तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 2 नंबर में तो सीधा 4 लाइन लिख लीजिए पूरा सेंटेंस जमाते हुए, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ है तो आप उसको 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके अगर लिखेंगे ना तो आपको जो आंसर है वो अच्छा दिखता है और उसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। साथ ही अगर वही क्वेश्चन आपको ज़्यादा नंबर में आता है तब कैसे करें। तो ऑब्वियसली बड़े क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें कोशिश करिएगा उसको पॉइंट या सब हेडिंग्स में बनाने की कोशिश करें। जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पे अगर 4 चीज़ें मालूम है तो आप अगर 4 ही चीज़ें मालूम है, ज़्यादा नहीं मालूम तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 चीज़ें मालूम है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं, जितना आपको पता है उसके हिसाब से ही आप लिखोगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, फिर उसमें लिख के उसके सारे आंसर को लिखिए और फिर ऐसे ही फिर जो 4 पॉइंट होंगे या 2 पॉइंट होंगे ऐसे ही अलग अलग पॉइंट करके आप उसको लिखिए। और अगर और अच्छा बनाना है तो इसमें हेडिंग डालने के बाद भी बाकी चीज़ों को भी आप पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हो, वो और अच्छा दिखता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप अगर कोई हेडिंग दे रहे हो और उसके अंदर में और पॉइंट्स लिख रहे हो, मान लीजिए आप मनरेगा के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो मनरेगा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप मनरेगा का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये क्यों इसको लाया गया, क्या इसका प्रयोजन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से 2-4 लाइन आप उसका लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें लिख सकते हैं कि इसमें वर्किंग के लिए योग्यता क्या है, किसको मनरेगा के तहत काम दिया जाता है, योग्यता लिखिए। फिर उसमें पॉइंट पॉइंट बना के कि ऐसे पुरुष, ऐसे महिलाएं, उम्र, सब ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर इसमें जो भी काम करने के बाद जो भी उनको मजदूरी मिलती है तो मजदूरी या फिर उनको राशि लिख के आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें फिर पॉइंट पॉइंट में कि इतने दिन का इतना रुपया मिलता है, इतने दिन कटौती होने पे ऐसा मिलता है, कैश मिलता है या बैंक में मिलता है, इस टाइप से अलग अलग पॉइंट्स आप उस पर लिख सकते हैं। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसके अंदर में अगर आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, आप अगर यहाँ से लिखना चालू करोगे तो आपका इतना स्पेस बेकार जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि यहाँ से ना लिखे, यहाँ से लिखे, लेकिन सब में बुलेट पॉइंट्स जरूर दीजिएगा। कई लोग आंसर राइटिंग में बुलेट पॉइंट्स के तौर पे एरो यूज करते हैं। एरो को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि हम लोग कॉपी में लिखते समय मैं भी एरो लगा के ही सारे पॉइंट्स लिखती हूँ, लेकिन एग्जाम में एरो से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स अच्छे दिखते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि बुलेट पॉइंट्स लगाएं, और बुलेट पॉइंट्स जब लगाते हैं
तो ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ लगाए हैं दूसरा यहाँ लगा दीजिए, उसमें थोड़ा आप देखिएगा कि एक सीध में हो तो ज्यादा अच्छा दिखता है। आपको आंसर में कंटेंट तो अच्छे रखने ही हैं, लेकिन आपका आंसर देखने में भी अच्छा दिखना चाहिए। इस चीज का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कई लोगों को रहता है कि उनकी जो हैंड राइटिंग रहती है वो अच्छी नहीं रहती है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे भी एकदम अच्छी नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो लिखती हूँ वो स्पष्ट रहता है कि सामने वाला उसको पढ़ सके। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो आप कोशिश करिए कि उसको सामने वाले के पढ़ने लायक बना सकें। और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि हम हैंड राइटिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करें या और सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए अगर आपकी पढ़ने लायक राइटिंग है तो आप टेंशन मत लीजिए और उसी हैंड राइटिंग में ही आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मार्जिन आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और जो होता है एग्जाम में कि हम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम लोग पहले तो 3 लाइन आराम से गैप गैप कर करके लिखते हैं कि इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस टाइप का लिख देते हैं, लेकिन लास्ट में हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसके लिए स्पेस कम पड़ता है। अगर जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला पॉइंट है तो उस पर अगर आप लिखेंगे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया है, इसमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया होते हैं, महाभियोग कौन लगा सकता है, इस टाइप का, तो आपको सारे पॉइंट्स को एक बार दिमाग में सोच लीजिए कि आपको क्या है और कोशिश करें कि सारे आंसर दूर दूर लिखने के बजाय आप पास पास चीज़ों को लिखें, ज़्यादा दूर दूर ना फैलाएं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास हौच पौच हो जाता है। तो आपको क्वालिटी कंटेंट्स आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। अगर यही 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा दूर दूर लिख सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा कंटेंट आपको याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन 2 नंबर में ध्यान रखिएगा कि आपको जितने मालूम है एटलीस्ट उतना तो आप लिख सको। दूर दूर लिखने के चक्कर में मेन पॉइंट अपना छूट जाता है। और ऐसे राइटिंग जब भी आप करें तो उसमें कोशिश करिएगा कि ऐसे के स्टार्टिंग और एंडिंग में कोटेशन या कोई कविता जरूर लिखें, उससे आंसर अट्रैक्टिव दिखता है। कई लोगों को ये लगता है कि उसमें ऐसे है तो उसमें प्रस्तावना उपसंहार लिखें कि नहीं लिखें, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी आंसर राइटिंग की शुरुआत ऐसी हो कि लगे कि हाँ कुछ अट्रैक्टिव या कुछ एक वैल्यूएबल चीज़ लिखा है, मीनिंगफुल चीज़ें लिखी हैं करके शुरू से ही सामने वाले को समझ में आए। और कई बार क्या होता है जब हम लोग बड़े क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसका बीच में फिर लगता है कि आधा लिखने के बाद कि अरे ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं बन रहा है, फिर हम उस क्वेश्चन को पूरा काट देते हैं। तो इस टाइप की गलती मिस्टेक ना हो, इसके लिए क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके लिए आप जब भी बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसके जो भी पॉइंट्स हैं रफ में आप या तो चाहें तो क्वेश्चन पेपर में या फिर आंसर शीट में ही साइड में जो दिया रहता है उसमें पॉइंट्स को लिख लीजिए कि उस आंसर में आप लोग को कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना स्टार्ट करिए। और मैथ्स में भी आप लोगों को सारे स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप स्किप कर दिए और सीधा आंसर ले आए। शॉर्टकट आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, लेकिन अगर आप मेंस की बात करें तो आपको सारे माना ही मतलब माना कि इस टाइप का, इसलिए ऐसा, इसको इधर से इधर करने की मतलब जो भी आपका रहता है वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए, मैथ्स भी क्यों ना हो। और अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में डायग्राम जरूर बनाएं। बहुत सारे क्वेश्चन में कई लोग को रहता है कि डायग्राम को बीच में बनाएं और उतना अगल बगल स्पेस खाली चला जाता है, इसलिए क्या करें डायग्राम को साइड में बनाइए और इधर आप आंसर लिखिए। तो इस टाइप से कर सकते हैं। डायग्राम पेंसिल में बनाएं या पेन में बनाएं, ये भी डाउट रहता है, लेकिन जो डायग्राम हमसे पेन में डायरेक्ट बन सकता है आप उसको पेन से बना सकते हैं। लेकिन जिस डायग्राम पे को आपको डाउट है कि अगर मैं पेन से बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा, फिर उसको सुधारूंगा कैसे, तो वहाँ पे आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, पेंसिल से भी डायग्राम बना सकते हो। पेन कौन सा यूज़ करें, बहुत बड़ा डाउट रहता है जो कॉमनली हर स्टूडेंट को हो ही जाता है, मुझे भी हुआ था। तो आप चाहें तो जो हेडिंग्स है उसको ब्लैक पेन से यूज़ करें और बाकी कंटेंट्स को ब्लू से कीजिए। मैंने वैसे ही किया था, जो हेडिंग्स थे उसको ब्लैक से किया था और बाकी को ब्लू से किया था, तो इससे जो भी मेरा हेडिंग्स है वो उभर के दिखता था। और अगर आप एक ही पेन यूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए जो भी हेडिंग है उसको अंडरलाइन जरूर करें। और अगर आपने इस हेडिंग को अंडरलाइन किया है और उसके बाद इसका आंसर यहाँ से चालू किया है तो अगला जो लाइन यहाँ से होगा तो इस लाइन को छोड़ के आप
मतलब इस लाइन को छोड़ना नहीं है, आप इतना स्पेस को छोड़ दीजिए और यहाँ से फिर कंटिन्यू लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि ये आपका जो हेडिंग होगा वो अलग से दिखे। अगर आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका हेडिंग थोड़ा दब जाएगा, ठीक है। और आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो जो आप लोगों ने कमेंट पे पूछा था, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।